हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बी बायोलॉजिकल विद सचिन। ये वीडियो है क्लास 11th, कवर करेंगे चैप्टर 17 इसके अंदर हम। और चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो चैप्टर का नाम रहेगा आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके अंदर अपने सारे का सारा रेस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है उसको हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू से करते हैं इसको स्टार्ट। अब एज वी हैव रीड अर्ली, जैसा कि आप सबने इसको पढ़ाई है शुरुआत में, कि भाई ऑक्सीजन जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। क्या करने के लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, अमीनो एसिड को तोड़ने के लिए, फैटी एसिड को तोड़ने के लिए। देखो ऑक्सीजन तो इस्तेमाल होती है। ठीक है, टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। कोई भी काम करना हो, कहीं ना कहीं से एनर्जी निकालनी हो। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन में निकलती है। जब भी आप O2 का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को तोड़ते हो तो वहाँ से CO2 आपकी निकलती है। ठीक है, तो कहाँ से आप O2 लोगे, कहाँ से आप CO2 छोड़ोगे, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस और ब्रीदिंग। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। तो भाई इसका सीधा सीधा रिलेशन इस बात के साथ है कि भाई O2 लगातार बॉडी में आनी चाहिए और CO2 लगातार बॉडी से बाहर जानी चाहिए, क्योंकि CO2 आपकी एक पॉइजनस गैस है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज of O2 from atmosphere with CO2 produced by your cells is called breathing। तो नेचर के अंदर जो O2 है आप उसको बदलते हो आपकी बॉडी में पैदा होने वाले CO2 के साथ, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, और कॉमनली जिसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे ब्रीदिंग का काम है कि एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर O2 को लेके आना और CO2 को बॉडी से एनवायरनमेंट में लेके जाना। ठीक है, मतलब कि आप एयर को एटमॉस्फेयर से लेके और लंग्स तक का जो रास्ता रहेगा आने जाने का, जो प्रोसेस रहेगी, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन जब आप एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ग्लूकोज को तोड़ते हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ प्योरली ए केमिकल रिएक्शन एंड ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस। Place your hand on your chest, you can feel the chest moving up and down, you know that it is due to breathing। how do we breathe? ठीक है भाई, अगर आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के अभी नोटिस करोगे अभी वीडियो देखते देखते, तो आप पाओगे कि आपकी जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे हो रही है। क्यों हो रही है आपको पता है, क्योंकि आपके अंदर अंदर हवा जा रही है और वो बाहर निकल रही है। The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter। तो इसके अंदर आपके सारे चैप्टर के अंदर जो पार्ट वगैरह वो सब बताए गए हैं डिफरेंट एनिमल्स के। एक इंट्रोडक्शन हम लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे अगले वीडियो से। तो इसको हम छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाले। तो पहले आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर। देखो काफ़ी पुराने टाइम से जब इवोल्यूशन हो रहा है इंसानों का, तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं अलग तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, कोई स्किन से लेता है, कोई आपके ट्रैकियल गिल स्लिट से लेता है, कोई गिल स्लिट से लेता है, कोई लंग से लेता है। तो वो सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ फॉर्मेशन। हैबिटेट जिसको नहीं पता उनको बता दूँ, हैबिटेट होता है वो एरिया जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, आपकी लोकेलिटी। तो ये लिखा है कि भाई अलग अलग हैबिटेट, ठीक है, के हिसाब से ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। हवा वाला अलग तरीके से लेगा, पानी वाला अलग तरीके से लेगा। लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एट्सेट्रा एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये नीट के टाइप की इंफॉर्मेशन है बच्चों, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस earthworms use their moist cuticle and insect have a network of tracheal tube to transport atmospheric air within the body। इंसेक्ट के पास ट्रैकिया होता है, ठीक है, और जो अर्थवर्म उनके पास क्यूटिकल या स्किन होती है, स्पेशली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक अर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, वेयर एज वेस्कुलराइज बैग का लंग्स are used by the terrestrial form for the exchange of gas। ज़मीन पर रहने वाले लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, पानी में रहने वाले गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। Among vertebrate fish use gills, where amphibian, reptiles, birds and mammal respire through lungs।
एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू मोस्ट स्किन ऑल्सो मैन मतलब गेल्स लंग्स तो हैं ही भाई साहब के पास, साथ में उनके पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है, वो स्किन से भी रेस्पायर आपका कर सकता है। बड़ी स्पीड से आ गया यार ये तो। अच्छा जी, कहाँ तक जाएंगे आज हम? फिर हम बात करते हैं, हम आज स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है क्योंकि आपको आता होगा, आपने इसको 10th क्लास में भी किया है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है 10th का एग्ज़ाम दिए साइंस का। तो देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या रहेगा? देखो सिस्टम है, ऑर्गन के साथ एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी होंगी। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जो आपके नाक होते हैं ना, वो नाक के जो छेद वो पेयर में वो ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप, ऊपर वाले होठ के ऊपर है। इट लीड टू द नेजल चैम्बर, जो सीधा नेजल चैम्बर में जाती है थ्रू द नेजल पैसेज। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, ठीक है। ए पोर्शन ऑफ विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जो कि कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, लैरिंक्स आपका साउंड बॉक्स यहाँ ही रहता है। लैरिंक्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड खास द साउंड बॉक्स, ठीक है, वो साउंड प्रोड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करेगा। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilage flap called the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। जो आपकी दो पाइप होती हैं, ठीक है, एक फूड के लिए होती है, एक आपकी विंड के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ग्लोटिस है और इसके ऊपर ये ढक्कन रहेगा एपिग्लोटिस। जब आप खाना निगलते हो तो ये इसको ऊपर से कवर कर लेगा ताकि खाना सीधा पीछे वाली फूड पाइप में ही जाए। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड thoracic cavity which divide at the level of fifth thoracic vertebra into right and the left bronchi। पाँचवीं वर्टिब्रा अगर बैक साइड से आप देखते हो तो वहाँ पे जाके वो डिवाइड करता है आपका ट्रैकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर वो ब्रोंकाई डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। तो इनके अंदर अगर ये आपका ट्रैकिया है तो इसके अंदर शी शेप, ठीक है, ये शी शेप की क्या होती हैं? रिंग्स होती हैं जो कि इसको क्लैस्प होने से रोकते हैं, पिचकने से रोकती हैं। कहाँ तक होती हैं ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अप टू यहाँ पे लिखा था कहाँ तक? ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। वहाँ पर क्या रहेंगे? आपको ये सी शेप रिंग्स मिलेंगी। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली। ये रहेगा यहाँ पे इसका मतलब कि वो एरिया जहाँ पे सारा खेल होगा, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होगा, एल्वियोली। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली कंप्राइजेज ऑफ लंग्स, ठीक है, ये सारे मिलकर लंग्स बनाते हैं। वी हैव टू लंग्स which are covered by double layer pleura with pleural fluid between them। ये प्लूरा बोला है मेम्ब्रेन्स को, तो डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, उनके बीच में होता है आपका प्लूरल फ्लूइड। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जब भी आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर ऊपर नीचे होता है तो ये फ्रिक्शन को कम करता है, जो फ्लूइड है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में ये होता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ओके। ये है मेम्ब्रेन, एक ये वाली है, सॉरी ये वाली, एक ये है ब्लैक और एक ये बीच में येलो कलर का जो है ये आपका प्लूरल फ्लूइड है। ये एल्वियोलीज हैं, ये प्लूरल फ्लूइड है, ब्रोंक्यूल्स हैं, लंग्स हैं आपके। अब आपने देखा होगा यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा है, उसके अंदर कट है, किस लिए? हार्ट के लिए, ठीक है। तो लेफ़्ट लंग राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है, इस बात को याद रखना। और क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हार्ट के लिए जगह होती है। फिर आता है आपका नीचे डायाफ्राम, ओके। मेम्ब्रेन की बात चल रही थी। लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग्स। देखो बाहर वाली थोरेसिक कैविटी की लेयर के कॉन्टैक्ट में होगी अंदर वाली लंग्स के सरफेस की। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट वेयर एज द एल्वियोली एंड द डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट। देखो क्या लिखा है, नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक, नोस्ट्रिल से लेके
ब्रोंकियल तक तो आता है आपका कंडक्टिंग पार्ट, जो गैस को लेके आएगा, मतलब CO2 या O2 को। और उसके बाद जो एल्व्यूलर पार्ट है वो आपका डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन वाला हिस्सा रहेगा जहाँ पे एक्सचेंज होगा, ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्व्यूली, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिफाइड, जो नाक के अंदर बाल होते हैं और जो म्यूकोसा होता है वो सब उसको प्योरीफाई करते हैं, उसके अंदर नमी देते हैं, उसको गर्म करते हैं बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट एक्चुअल डिफ्यूजन O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर, और ये एक्चुअल साइट है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है। देख सकते हो आप यहाँ पे, जब नोस्ट्रिल से गैस आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो वो आएगी इधर, तो ब्रोंक्यूल्स तक, कहाँ तक, तो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका ये वाला जो हिस्सा, ये कंडक्टिंग पार्ट है, लेकिन ये जो हिस्सा आपका, ये सारा एक्सचेंज पार्ट है जिसके अंदर एल्वियोलीज है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज़ ऑटोमेटिकली एन एयर टाइट चैम्बर, ये एयर टाइट चैम्बर है। द थोरेसिक चैम्बर इज़ फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम, नीचे उसके क्या रहेगा, सॉरी बैक साइड पे, डोर्सल साइड पे क्या रहेगा आपका, वर्टेब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड पे स्टर्नम रहती है, लेटरल साइड पे रिब्स होती हैं, और नीचे की तरफ क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम होता है, ठीक है। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, ये रहा। अगर आप एक ह्यूमन बनाते हो तो पीछे तो क्या रहेगी, वर्टिब्रा, आगे रहेगी उसकी स्टर्नम, ठीक है, पीछे वर्टिब्रा रहेंगी, और इस तरीके से जाके वर्टिब्रा के साथ क्या जुड़ेगा, आपका रिब केज बनता है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर, पूरे का पूरा एक रिब केज बन जाता है, नीचे क्या होता है, डायाफ्राम। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन thoracic such as that any change in volume of thoracic cavity will reflected in the pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we can directly alter the pulmonary volume. हम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, अपने आप सारा सेट होता है। मैकेनिज्म पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अभी पढ़ लेते हैं हम। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, क्या स्टेप रहेंगे, सबसे पहले ब्रीदिंग होगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, अंदर आएगी, ठीक है, एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर रिलीज आउट, O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, पहला काम। दूसरा डिफ्यूजन होगा O2 CO2 का एल्वुलर मेम्ब्रेन में, जो एल्वियोलीज हैं। उसके बाद गैस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। अब डिफ्यूजन होगा O2 का CO2 का, कहाँ पे, ब्लड टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू के अंदर सेल है, सेल में होगा ब्रेकडाउन। अब यूटिलाइजेशन होगा O2 का बाय द सेल ऑफ टिश्यू फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो रिजल्ट करेगा CO2 की फॉर्मेशन में। तो ये थी आपकी वीडियो फर्स्ट, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।